हर स्टूडेंट की इच्छा होती है कि उसके मार्क्स 95% से ज़्यादा आए, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होता है। अधिकतर स्टूडेंट मेहनत तो करते हैं लेकिन बिना किसी स्ट्रेटजी के और बिना किसी रूल्स के, और इसी वजह से उनका मार्क्स उनके सोच से काफ़ी कम आता है। लेकिन अगर आप इन 8 पावरफुल रूल्स को हॉनेस्टली फॉलो कर लेते हैं, याद रखिएगा हॉनेस्टली, ईमानदारी से फॉलो कर लेते हैं, तो 95% लाना मुश्किल ही नहीं मुमकिन ही होगा। और आखिरी के 3 रूल सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके माइंडसेट को पूरी तरह बदल देगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, ये आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो सबसे पहला रूल है सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा 95% से अधिक आए, अगर हम चाह रहे हैं कि मेरा एग्जाम में रिजल्ट जो है वो 95% प्लस रिजल्ट आए, तो याद रखिए सबसे पहले हमको तो बिलीव करना होगा कि हम उतना ला सकते हैं, कॉन्फिडेंस लाना होगा अपने अंदर। और देखिए हम समझ सकते हैं कि आपके मन में चल रहा होगा कि कहने में और करने में अंतर होता है। क्योंकि 95% हम बोल दिए कि बिलीव लाना होगा, लेकिन बिलीव आता ही नहीं होगा। कहाँ से बिलीव आएगा? कहने और करने में अंतर होता है। रियलिटी है ये कि हम बोल रहे हैं 95%, जो कि संभव आप लोगों के माइंडसेट के हिसाब से नहीं है। तो पहले तो हम लोग माइंडसेट बनना है, अपने आप को बिलीव करना है। और आप गौर किए होंगे कि कोई एक इंसान है जो लोहे की वस्तु को हवा में उड़ा दिया, हवाई जहाज को। मतलब ये कहने का क्या है कि कोई इंसान, जब हवाई जहाज का आविष्कार हुआ है तो कोई इंसान के मन में आया होगा, उसके अंदर बिलीव आया होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया होगा कि मैं एक लोहे की वस्तु को हवा में उड़ा सकता हूं। अगर मन में नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो कोई इंसान लोहे को उड़ाने का सोचता ही नहीं। जब भगवान नहीं उड़ाएगा तो इंसान क्या उड़ाएगा उसको, है कि नहीं है? लेकिन इंसान का ब्रेन में आया कि नहीं, मेरे पास कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी लोहे की वस्तु को हवा में उड़ा दूंगा। और देखिए आज लोहे की वस्तु में बैठकर इंसान यहां से वहां बहुत आसानी से उड़ता है। द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ का पावर ये है। दूसरा समझिएगा, एक इंसान के मन में था, बिलीफ था, उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि मैं एक ऐसा उपकरण बनाऊंगा जो यहां बैठे व्यक्ति को मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड में अमेरिका बैठे व्यक्ति से बात करवा सकता है। अगर वो बिलीव, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस उसके पास नहीं होता, शायद आज हम लोग एक जगह से दूसरी जगह बैठे व्यक्ति से बात नहीं कर पाते। कहने का क्या है कि सबसे बड़ा रोल होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस का, बिलीफ का। अगर आप सोच ही नहीं पा रहे हैं कि आप इतना नंबर लाइएगा, आप 95% अचीव कर सकते हैं, तो आप गारंटेड है कि नहीं कीजिएगा। पहले तो सोचना है, हमको बिलीव करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास लाइए। आप लोग विश्वास लाइए, विश्वास लाना ही पड़ेगा। जो हम लोग जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया है। तो आप सुने हुए कहानी कि थॉमस एल्वा एडिसन लगभग 1000 बार फेलियर का सामना किए, तब जाके बल्ब का आविष्कार कर पाए हैं। अच्छा आपको लगता है कि 1000 बार कोई व्यक्ति अगर फेल हो रहा है, 1000 बार कोई व्यक्ति अगर फेल हो रहा है, उसके बाद भी लगा हुआ है कि मैं बॉल का आविष्कार करके दिखाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है कि नहीं मैं आविष्कार कर ही दूंगा। और आप लोगों को 95% लाने में दिक्कत हो रहा है, कॉन्फिडेंस पहले हाई कीजिए। देखिए आप तैयारी तो कीजिए 95 का, आना ना आना रिजल्ट तो भगवान के हाथ में है, परमात्मा के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, प्रकृति के हाथ में है। मेरा कर्म है करना, मेरा कर्म है करना। और देखिए अगर आप लोग समझते होंगे कि मैं बहुत वीक हूं, कोई बच्चा मेरे अगल बगल का जो है, मेरे घर के अगल बगल का कोचिंग का है, वो देखते हैं कि आधा घंटा में याद कर लेता है, हमसे याद नहीं होता है, तो याद रखिए आप दिमाग आपका थोड़ा वीक है कि आप याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप कमजोर नहीं है। देखिए एक इंसान अपने आप को भोतर समझता है, मतलब समझता है कि मैं बहुत कमजोर, मैं वीक हूं, अपने आप को समझता है कमजोर हो कि मैं याद नहीं कर पाता हूं, मैं समझ नहीं पाता हूं। याद रखिए आप उसका प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, उसका आप अभ्यास ही नहीं करते हैं। जब अभ्यास नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं आएगा। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको अभ्यास करने से ना आता हो। बहुत मंद बुद्धि इंसान देखे अपने आपको सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया है केवल अभ्यास से। इसलिए अपने आप को कमजोर मत माने। और देखिए हम लोग, भगवान की कृपा है कि हम लोग स्वस्थ हैं। तो आप कभी गौर कीजिएगा, हम आपसे डाउनफॉल में बहुत सारे लोग हैं। आप अपने घर के अगल बगल में या आपके शहर में जो भी ओवरब्रिज होगा, आप ओवरब्रिज के पास जाइएगा, ओवरब्रिज के नीचे बहुत सारे लोग अपने घर बना कर रह रहे हैं, मतलब पन्नी वगैरह टांग के रह रहे हैं। समझिए उनसे तो हम लोग बेहतर हैं, उनसे तो हम लोग बेहतर हैं। उसके अलावा आप समझ रहे होंगे कि भगवान हमको दिमाग कैसे दिए हैं, परमात्मा को दिमाग कैसे दिए हैं कि मैं याद नहीं कर पाता हूँ, मैं सफलता प्राप्त नहीं कर सकता हूँ। याद रखिए भगवान आपको जो बनाए हैं बहुत बेहतर बनाए हैं। नहीं तो आप एक बड़े हॉस्पिटल में जाके देखिए, आप ही के एज के, मेरे एज का बहुत सारा इंसान देखिएगा तो कोई लांगड़ है, कोई लूंधा है, किसी का किडनी खराब हो चुका है, किसी का डायबिटीज हो चुका है, मतलब बहुत व्यक्ति जो है बीमारी से ग्रसित है। जबकि हम लोग ठीक हैं, आप ठीक है, स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा है। इसका मतलब हम लोग बहुत सारे लोगों से आगे हैं। बस दिक्कत क्या है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का
हमारे बिलीफ का कि हम 95% ला सकते हैं, तो अपने आप को सबसे पहले स्ट्रोंग मानिए। अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग मानिए, बहुत मजबूत है, आप जो चाहे कर सकते हैं। इंसान के अंदर प्रवृत्ति है, इंसान जन्म लेते ही अपने माँ के स्तन से दूध पिया जाता है। समझिए, सीखने की गुणवत्ता इतना हम लोग सीखने की गुणवत्ता हम लोग इतना पावरफुल है। अब हम लोग नंबर ले सकते हैं, ये आसान चीज है। कोई इंसान सोच के, हम एग्जाम्पल शुरू दिए, कोई इंसान सोच के लोहा को हवा उड़ा दिए, लोहा को हवा उड़ा दिए। कोई इंसान सोच के भारत में बैठे व्यक्ति से और अमेरिका के बैठे व्यक्ति से बात कराता रहा है, और हम लोग 95% नहीं ले सकते हैं। बस सेल्फ कॉन्फिडेंस, विश्वास रखिए। देखिए, विश्वास रखने का और एक रोड मैप है। विश्वास रखने का मैं एक रोड मैप दूंगा, जो कि रोड मैप वीडियो के लास्ट में मिलेगा। लेकिन वो रोड मैप केवल बिहार बोर्ड के लिए लागू होगा। खैर, अदरवाइज भी इसको अगर फॉलो करें तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो हो जाएगा। लेकिन वो बनाया ही गया है बिहार बोर्ड के लिए, चूंकि हम लोग बिहार बोर्ड से हैं, इसलिए वो रोड मैप बिहार बोर्ड के लागू है कि आप 95%, 95% मार्क्स कैसे लाते हैं अपने 10th में अपने। तो सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास कीजिए कि आप 95% ला सकते हैं। 95% लाना एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजारिएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे दूध के अंदर घी होता है, दूध के अंदर घी होता है लेकिन दिखाई देता नहीं है, बस उसको प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, अपने आप घी अलग हो जाता है, घी दिखता है। लेकिन ऐसे दूध के अंदर घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, बस कमी क्यों चीज का, एक प्रक्रिया का, प्रक्रिया दिए वो घी हमारे सामने आ गया। सेम आप लोग अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन आप 95% ला सकते हैं। बस एक प्रक्रिया की कमी है, वो प्रक्रिया यहाँ पर मिलेगा आपको, अपने आप 95% आ जाएगा। बस पहला प्रक्रिया का रूल है कि आप अपने आप विश्वास कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कीजिए कि आप 95% ला सकते हैं। कि दूसरा हमारा प्रक्रिया है बुक प्लस टीचर। देखिए, आप लिखे बुक प्लस टीचर, याद रखिए आपको बुक और टीचर दोनों साथ में ही पढ़ना पड़ेगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चूंकि बुक में हम रखते हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लियर कीजिएगा, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और देखिए, मान लीजिए कि आपके आज कोचिंग में जो टीचर है वो पढ़ाने वाले हैं पार्ट 2 को। क्या पढ़ाने वाले हैं? पार्ट 2 को। तो आप घर से उस पार्ट 2 का जो चैप्टर है वो पढ़ के जाइए। पार्ट 2 को आप घर से ही पढ़ के जाइए, चूंकि पढ़ने से हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आए, वो पार्ट समझ में कुछ भी ना आए, हो सकता है। कम से कम रीडिंग तो समझ में आएगा ना, कि रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग का अभ्यास तो होगा मेरे पास। लेकिन आप नहीं समझिएगा ना, फिर भी आप बहुत कुछ समझिएगा। कैसे? तो जब आप क्लास में जाइएगा, जब क्लास में शिक्षक लोग पढ़ाएंगे, तो आप पढ़ाने के दौरान देखिएगा कि अच्छा, जो मैं वर्ड पढ़ के आया था, जो मैं घर में पढ़ के आया था, वो सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें मैच कर रहा है, तो आप सर से अधिक कनेक्ट करेंगे। और जब आप अधिक कनेक्ट कर पाइएगा तो आप अधिक समझ पाइएगा, और जब आप अधिक समझ पाइएगा तो आप अधिक नॉलेज को गेन कर पाइएगा और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। मतलब कि जो शिक्षा आपके पढ़ा रहे हैं उस चीज को घर से बुक पढ़ के जाना है, कि हम बुक पढ़ के आए हैं। आपका और आपके शिक्षक का जो कनेक्टिविटी वो हाई होगा, और हाई होने से वो जो दूरी वो घटेगा, और दूरी घटने से, हाई होने से कनेक्शन, आप अपने आप को बेहतरीन महसूस करेंगे क्लासरूम में और कोचिंग रूम, क्लासरूम में, और आपको समझ में। हमारा तीसरा नियम है डेली स्टडी। कहा गया है कंटिन्यूटी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब लगातार किसी काम को कीजिएगा तो आप उस काम में पूरा अभिज्ञ है, आप कुछ नहीं जान रहे, फिर भी उस काम में बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लगातार करना है, कंसिस्ट रहना है उस काम पे है। देखिए, डेली स्टडी, आप गौर किए होंगे, आपके अगल बगल का दुकानदार जो होगा ना, दुकान को रोज खोलता है। अगर उसका कोई काम है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा के लिए, तो दुकान खुला छोड़ देगा, चल जाएगा वो दुकान खुला छोड़ के, लेकिन दुकान को बंद नहीं करता, चूंकि कस्टमर नहीं टूटे उसका। अगर देखिए, कोई दुकानदार आपके गांव का अगल बगल का है, आपके शहर का अगल बगल का है, वो आज दुकान खोला, फिर 2 दिन बंद कर दिया, फिर 5 दिन खोला, फिर 5 दिन बंद कर दिया, फिर 4 दिन खोला, फिर 1 दिन बंद कर दिया, फिर 10 दिन खोला, फिर 2 दिन बंद कर दिया, तो आप देखिए उसका कस्टमर टूट जाएगा। इसका मतलब है कि एक दुकानदार भी अपने दुकान को रन नहीं करा पा रहा है कंटिन्यू न होने के बाद। मतलब उसको रन कराने के लिए कंटिन्यू होना पड़ेगा। सेम लाइक आपको अगर सफलता प्राप्त करना है तो आपको डेली स्टडी करना पड़ेगा, कंटिन्यू होना पड़ेगा। कंटिन्यू नहीं होगा तो सेम दुकानदार की तरह आप फेल रहेगा, कंफर्म है। ये हमने कहा कि आप रोज बहुत देर पढ़िए, आप रोज मिनिमम 4 घंटा पढ़िए, मिनिमम 4 घंटा पढ़िए, आप कम से कम 4 घंटा, अधिक जितना पढ़ ले मिनिमम। बहुत कोई दिक्कत है तो आप 4 घंटा मात्र पढ़े, लेकिन उससे अधिक जितना पढ़ सकते पढ़े, लेकिन मिनिमम 4 घंटा पढ़े, लेकिन डेली पढ़े।
याद रखिए डेली पढ़े, डेली पढ़िएगा, कंटिन्यू रहिएगा तो आपका पढ़ाई, आपका रिवीजन साथ में रहेगा, आप भूलिएगा नहीं चीजों के। रूल है हैंड राइटिंग गुड एंड प्योर। देखिए आपका हैंड राइटिंग जो हो वो गुड हो, अच्छा हो, पढ़ने लायक हो। क्योंकि अगर एग्जामिनर आपका कॉपी चेक कर रहा है, खासकर हम बोर्ड का कर रहे हैं, कॉपी चेक कर रहा है, तो उसको अगर अच्छा राइटिंग दिखाई देगा तो वो चेक अच्छा से करेगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर किसी का शादी हो रहा है तो अच्छी लड़की है या अच्छा लड़का है तो शादी करने वाला को होता है कि नहीं मैं कर लूंगा क्योंकि लड़की सुंदर है या लड़का सुंदर है। सेम एग्जामिनर अगर चेक कर रहा है तो उसको अच्छा एक्ट्रेट करेगा, भाई शादी में अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की एक्ट्रेट कर रही है, तभी तो हो रहा है कि हाँ लड़का पसंद है, लड़की पसंद है, शादी होगा। सेम उस तरह अगर हम चेक कर रहे हैं, एग्जामिनर है, अगर हम कॉपी चेक करने वाले हैं, हम कॉपी चेक कर रहे हैं, तो मेरे सामने अगर बेहतरीन राइटिंग है तो उसको हम चेक करेंगे और अच्छा नंबर देंगे। लेकिन अगर खराब राइटिंग है तो हम डायरेक्ट बिना चेक के भी काट सकते हैं, क्योंकि हमको मजा नहीं आ रहा है जब तक हम उससे अट्रैक्ट नहीं हुए। तो आपका राइटिंग गुड होना बहुत जरूरी है आपके अच्छे मार्क्स के लिए, अच्छे परसेंटेज के लिए। याद रखिएगा इट इज वेरी नेसेसरी, यह बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है कि आपका राइटिंग बहुत अच्छा हो। और दूसरा लिखिए प्योर हो, शुद्ध हो, मतलब राइटिंग में हिर्षिकार, दीर्घिकार, तारकुन, बारजू ना गलती करते हो। राइटिंग में आप इंग्लिश का लिख रहे हैं तो उसमें जो आपका अल्फाबेट है, जो एबीसीडी लिख रहे हैं, वर्ड वेरी लिख रहे हैं, वो आपका गलत ना होता हो, आप शुद्ध लिखे कि गुड हो, अच्छा हो, सुंदर हो दिखने में। महात्मा गांधी कहते थे खराब राइटिंग अधूरी शिक्षा की निशानी है। महात्मा गांधी का कोट है कि खराब राइटिंग अधूरी शिक्षा की निशानी है। मतलब कोई व्यक्ति अगर बहुत पढ़ लिया है लेकिन उसका राइटिंग खराब है, उसका लिखावट खराब है, इसका मतलब वो पढ़ाई पूरा नहीं किया, अधूरा उसका है। इसलिए याद रखिएगा राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहीं जा रहे हैं तो आपका बीए है कि एमए है कि क्या की है, डिग्री चाहे मैट्रिक है, 12th वो क्या की, वो अलग बात है। अगर आप कहीं लिख रहे हैं तो वहां पे बैठे लोग पहले आपका राइटिंग देखेंगे, मतलब फर्स्ट इंस्पिरेशन आपका राइटिंग होता है। इस राइटिंग को बेहतरीन कीजिए, मार्क्स अच्छा मिलेगा, एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला अच्छा नंबर देगा। और सेकेंड है कि शुद्ध लिखिए, प्योर लिखिए। क्योंकि प्योर ना लिखिएगा, गलती लिखिएगा, होता है लिखिएगा पानी इस तरह गलत है, क्योंकि पानी तो ऐसे होता है। अब राइटिंग तो हम अच्छा लिख दिए, मान लीजिए सपोज डेट राइटिंग तो अच्छा लिख दिए, लेकिन हम पानी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख रहे हैं जो कि अशुद्ध है, तब भी वहां नंबर कटेगा। इसीलिए राइटिंग आपको गुड करना है और प्योर भी करना है। राइटिंग अच्छा भी हो और शुद्ध भी हो, तब जाके आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। देखिए पांचवा रूल हमारा है कॉन्सेप्ट, कि कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। देखिए हमको पता है आप किसी भी एग्जाम तैयारी करें, बोर्ड का या जॉब का, आपको रटना तो पड़ेगा, आपको रटना तो पड़ेगा, रट्टू मल का तूता तो बनना पड़ेगा, बिना रटे कोई उपाय नहीं है। लेकिन रटने के साथ साथ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप जिस क्वेश्चन आंसर को रट रहे हैं उसका अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप हो सकता है क्वेश्चन आंसर भूल जाए, ठीक है, रटे थे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता है तब उस कॉन्सेप्ट के माध्यम से उसका आंसर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि सबका क्वेश्चन का जो आंसर है हम रट के लिख सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कॉन्सेप्ट है, हमें पता है क्या यह कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, तो हम इस सभी क्वेश्चंस का आंसर खुद से बना सकते हैं बिना रटे हुए भी। इसलिए रटना है, जरूरी है, बहुत जरूरी है एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए। लेकिन रटने के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट को भी अपने क्लियर रखें। सभी बड़े बड़े या जितने भी क्वेश्चंस है उन सभी का एक छोटा रूप माइंड रखे, वो मेन पॉइंट यही है। जैसे मान लीजिए इतिहास में एक क्वेश्चन होता है, एक टॉपिक है, इतिहास में एक टॉपिक है वाटरलू का युद्ध। अब देखिए वाटरलू का युद्ध हम क्वेश्चन तो रटेंगे, चलिए सही चूंकि रटना होता है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझे कि फ्रांस का नेपोलियन, जो राजा था फ्रांस का नेपोलियन, वो रूस से युद्ध करने गया और युद्ध करने के दौरान जिस जगह पे युद्ध हुआ था, खैर फ्रांस के सामने रूस और रूस के साथ में दो और देश था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, लेकिन वो सभी जहां पे युद्ध किए उस जगह का नाम वाटरलू था, इसलिए उसको बोलते वाटरलू युद्ध। मतलब हमको कॉन्सेप्ट पता है कि अच्छा जहां पे फ्रांस और रूस का युद्ध हुआ उस जगह का नाम वाटरलू था, इसलिए उसको बोलते वाटरलू युद्ध। कॉन्सेप्ट पता है हमको आंसर बनाने में, भाषण बनाने में, दीर्घ उत्तरीय पूछेगा तो हम भाषण बना देंगे एक पेज का,
बस कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसीलिए आप रटिए, क्योंकि रटने से भी फायदा है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आप रटा हुआ भूल सकते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं भूल सकते हैं। तो सभी टॉपिक्स का कॉन्सेप्ट एक माइंड मैप कर लीजिए और एक कहीं बना के लिख लीजिए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और शिक्षक इसके बारे में, मेन पॉइंट ये है, अच्छा इसके बारे में समझा रहे हैं और ये समझा रहे हैं, आपको वो समझ में आ गया, आप आंसर खुद पे खुद लिखिएगा। 6 नंबर रूल है PYQ क्वेश्चन बैंक। देखिए PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, जॉब का हो, बोर्ड का, कोई भी एग्जाम का, अगर आप उसका PYQ क्वेश्चन बैंक को सोल्व करते हैं, अगर मान लीजिए मेरा एग्जाम होने वाला है 2026 में, तो 2025, 24, 23, 22, इससे पहले का 20 सालों का हम रिकॉर्ड को देख लेते हैं, क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों को बना लेते हैं। आपको पता है आप केवल उतना ही कर लीजिएगा ना, मतलब आप केवल रूल नंबर 6 को ही कर लीजिएगा, तो आप बिना अदर रूल को किए भी 60%, 70% नंबर ला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन PYQ से ही लड़ जाता है। सेम आपको मैं दिखा दूंगा 10th का 12th का क्वेश्चन जो पूछा हुआ है 2020 में भी और 25 में भी पूछा हुआ है, जो पूछा है 22 में, 23 में पूछा हुआ है। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मिल जाएगा, इसलिए इसको प्रिपरेशन कीजिए। दूसरी बात इसमें यह है कि आपको यह समझ में आएगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और कहां से पूछता है और कहां से कितना क्वेश्चन पूछता है। बहुत हेल्प होता है स्टूडेंट के लिए। ये कह सकते हैं मॉडल है, एक मॉडल है आपके मेन एग्जाम का, ये एक मॉडल है आपके मेन एग्जाम का, कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस माइंडसेट से वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं। सभी का अनुभव आपको हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 15 साल का, 15 वर्षों का PYQ क्वेश्चन को हल कर लीजिए। आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करने वाले, मैट्रिक का, 12th का या किसी कंपटीशन का, उसके 15 साल के क्वेश्चन को हल कीजिए। आपको बहुत अनुभव होगा है क्वेश्चन किस तरह पूछता है और क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, और आप अच्छा कर जाइएगा। केवल इतना ही करने से आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। और दूसरी, अगर आप बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप याद रखिए उसके ऑब्जेक्टिव के बुक को भी पढ़ें, उसके ऑब्जेक्टिव के बुक को भी पढ़ें। देखिए ऑब्जेक्टिव का बुक, मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है 10th का, सपोज आपका एग्जाम है 10th का, तो जितना भी विषय आपका है उन सभी विषय का पार्ट बाय पार्ट एक ऑब्जेक्टिव का बुक आता है मार्केट में। आप वो बुक के लिए आपके हिंदी में जितना पार्ट है उस सभी का पार्ट बाय पार्ट ऑब्जेक्टिव, मैथ का, साइंस का, SST का, इंग्लिश का, संस्कृत, सभी विषयों का उनके पाठ के अनुरूप ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन एक किताब मिलता है। आप उस किताब को ले, उसको हल करें। क्योंकि आप तो देखिए एक क्वेश्चन बैंक तो हल कर रहे हैं आप सिलेबस खत्म होने बाद, तो आपको क्वेश्चन बैंक से यह मिल रहा है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछता है और कहां से पूछता है और कितना पूछता है। प्लस आप जितना भी पार्ट पढ़े हुए हैं, जितना भी विषय का पार्ट पढ़े हुए हैं, उन सभी पार्ट बाय पार्ट का ऑब्जेक्टिव हल कीजिएगा, तो उस पार्ट से पूछने वाला और ऑब्जेक्टिव आपको पता रहेगा कि हाँ कैसे बनने वाला है। इसीलिए आप 6 नंबर रूल में ये फॉलो कीजिएगा कि आप क्वेश्चन बैंक को हल कीजिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कीजिए और ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा मार्क्स 95% आने में। देखिए 7वां रूल है थिंकिंग। और थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि इंसान को सफल बनाने में। जैसे मान लीजिए आपने किसी एक कॉन्सेप्ट को याद कर लिया या समझ गए, याद कर लिया और समझ गए। अब आप उस कॉन्सेप्ट को समझने के, याद करने के बाद हो सकता है 15-20 दिन बाद रिवीजन करने वाले होंगे, तो 15-20 दिन में कुछ भूल सकते हैं। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं, याद कर लिए हैं, तो आप अदरवाइज कोई काम में हो, दूध लाने जा रहे हो, सब्जी लाने जा रहे हो, चाहे किसी और काम में हो, फिर भी आपके ब्रेन में चलना चाहिए कि ओ ये कॉन्सेप्ट था, हमने ये याद किया था। मतलब आप चल रहे हैं, आप सामान खरीद रहे हैं, तो सामान खरीदने पे, उस चलने पे, उस पे भी ध्यान है, लेकिन आपका दिमाग उस कॉन्सेप्ट में भी है जो जिसको आपने याद किया था, उस कॉन्सेप्ट में भी है जिसको आपने समझा था बेहतरीन से। मतलब आपका ब्रेन जो वो हमेशा पढ़ाई की तरफ रहे। याद रखिए कि इंसान जब खेलता है ना, तो देखिएगा उसका ब्रेन हमेशा खेल पाता है, वो कोई भी काम करता है उसका ब्रेन हमेशा खेल पाता है कि ओह आज हम इसे मारे थे बैट से ना, तो थोड़ा सा इस चुक गया है तो वो गेंद नहीं आया गया, कैच हो गया है। लेकिन ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे तो गेंद आया, कैच नहीं हुआ, वो स्टेडियम को उधर चला जाएगा, वो ग्राउंड के पार चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो खेलने वाला व्यक्ति होता है वो व्यक्ति अपना हर एक काम के समय भी अपने पूरे ब्रेन को मैच पे, क्रिकेट पे, अपने खेल पे रखता है। उसी तरह सेम पढ़ाई में लागू कीजिए। आप जो पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट याद कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उस सभी को याद रखिए, समझिए। लेकिन अदरवाइज जो काम कर रहे हैं उस काम के दौरान भी उनको रिमाइंड करते रहिए अपने ब्रेन में कि वो ये होता है, ये होता है, ये होता है, जिससे आपका माइंड उसको भूलेगा नहीं। देखिए माइंड का एक गेम होता है कि माइंड अनचाहे चीजों को डिलीट करता है, जिसको लगता है इसको कि हर यूज नहीं, उसको डिलीट कर देता है।
हम लोग को डेली लाइफ में जो चीज यूज होने वाला है वो डिलीट नहीं होता है, बाद में सभी पढ़ा हुआ चीज डिलीट होता है, क्योंकि ब्रेन को लगता है ये कोई काम का नहीं, इसको इसलिए इरेज सिस्टम से इरेज कर दो। लेकिन अगर मैं उसको किसी भी काम करने के दौरान उसी को सोच रहा हूँ कि हाँ ये होता है वो होता है वो होता है, ये याद किया याद किया, तो माइंड में कहना ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखो, तो माइंड उसको भूलेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? मतलब थिंकिंग याद रखिएगा, थिंकिंग बेस्ड वे है, थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप किसी भी काम के दौरान अपने पढ़ाई को थिंक करें, सोचो, इमेजिनेशन करें उसका। देखिए 8वां रूल है सेल्फ स्टडी, स्व अध्ययन। देखिए आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता है। जितना भी रूल रेगुलेशन हम बताए हैं या जितना भी नियम आपके शिक्षक बताते होंगे या जो भी पढ़ाते होंगे, आपको उनको पढ़ना है, उन नियमों को फॉलो करना है। लेकिन याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि आप अपने आप को देखिए और उस अनुसार ही पढ़ाई करें। मतलब जितने भी नियम्स को, जितने भी रूल्स को बताया जा रहा है या जितना पढ़ाई पढ़ते हैं, उसके अलावा आप ये देखिए कि आप सबसे वीक किस में महसूस कर रहे हैं अपने आप को, उसको और बनाए। देखिए जिस काम को नहीं करना आता है, जो काम नहीं करना आता है ना, उसी काम को कीजिए और बेहतर आ जाएगा। हमको साइकिल चलाना नहीं आता है, मैं साइकिल रोज चलाऊंगा यही चलाने आ जाएगा। अब साइकिल चलाने आ ही नहीं रहा है, हम बैठ देंगे ओ हमको तो नहीं आता है, तो वो नहीं करेगा कहीं। जो चीज आपको नहीं आ रहा है वो कीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा। स्व अध्ययन में आप लोग क्या कीजिएगा, सेल्फ स्टडी में क्या कीजिएगा आप लोग कि आपको जो महसूस हो रहा है कि हमको ये दिक्कत है, आपको उसी को पढ़ना है। हम उसमें नहीं समझना तब शिक्षक की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना उसी को है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसीलिए आप अपने अंदर क्या फील कर रहे हैं किस विषय के लिए, वो आपको ही पता होगा। और सभी शिक्षक द्वारा बताया गया हर एक चीज के अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा। और सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके लिए हम अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं। कुछ दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इसीलिए सेल्फ स्टडी के बारे में जानने के लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बारे में अभी बताएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि अभी हमको स्टार्टिंग में जो नंबर 1 था सेल्फ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा 95%, उसका कुछ अभी भाग हिस्सा पढ़ाना हमको है। हम स्टार्टिंग बोले थे कि कुछ भाग उसका है जो कि रोड मैप है कि 95% कैसे आएगा, वो बताना है। इसलिए सेल्फ स्टडी का एक अलग वीडियो मिलने वाला है, ठीक है। देखिए मैं 95% लाने का रोड मैप दे रहा हूँ, लेकिन ये रोड मैप बिहार बोर्ड के अनुसार डिजाइन है, इसीलिए इसमें मैं 5 ही विषय डालूंगा। इंग्लिश इसमें नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में इंग्लिश का एग्जाम का इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। केवल एग्जाम होता है 500 नंबर का, जिसमें मैथ, साइंस, हिंदी, संस्कृत और एसएसटी, इंग्लिश का मार्क्स नहीं जुड़ता है, इसलिए उसको लिखे ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए बिहार बोर्ड का जो 500 नंबर का एग्जाम है उसमें 95% नंबर होता है, 95% नंबर होता है 475, मतलब 475 नंबर। अब देखते हैं उसको ला कैसे पाते हैं। देखिए मैथ का एग्जाम होता है 100 नंबर का, मैथ का एग्जाम होता है 100 नंबर का, कि मैथ में 100 में 100 कंफर्म आ जाएगा। मैथ एक ऐसा विषय है जो पूरी दुनिया का सबसे हल्का विषय है। अगर किसी को डाउट हो कि मैथ में 100 नहीं आ सकता है, उसको कॉन्फिडेंस अभी लो होने लगा हो, तो याद रखिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपका मैथ में 100 कंफर्म आएगा। आप केवल बस मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ के वीडियो को देखते रहें, मैथ का क्लास चलने वाला है। और हमें पता है कि ये क्वेश्चन पूछता है, अगर हम बोल देंगे ये क्वेश्चन पूछेगा तो वो पूछेगा कंफर्म, क्योंकि मैथ का हमारे पास बहुत अनुभव है। हमें पता है कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछता है। हम मैथ बहुत भी पढ़ाएंगे नहीं, एक नहीं इतना पढ़ा देंगे नहीं, सिंपल मैथ पढ़ाएगा कि हाँ कुछ मैथ पढ़ाएगा, उतना ही से लड़ेगा। पिछला बार जो एग्जाम हुआ 2025 में, उसमें हम बहुत सारा डाले थे वीडियो, जिसमें से सब वीडियो से बहुत लड़ा था। लास्ट में एक डाले थे वीडियो मैथ एग्जाम के मात्र लगभग 12 से 15 घंटा पहले, 32 ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर, 32 मात्र ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे हम। वो शायद 19 मिनट का वीडियो था, मात्र 32 ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे। उसमें फर्स्ट सिटिंग में 14 क्वेश्चन लड़ा और सेकेंड सिटिंग में 11 क्वेश्चन लड़ा होता। मात्र 32 ऑब्जेक्टिव में और 14 लड़ जा रहा है, समझिए किस तरह से हम क्वेश्चन को सेट किए होंगे। और हम जो क्वेश्चन बोल देंगे वो क्वेश्चन डेफिनेटली लड़ेगा, ठीक है। तो मैथ में आप निश्चित रहें, 100 में 100 लड़ना कोई बड़ा बात नहीं है। दूसरा है साइंस। तो ये साइंस का एग्जाम होता है 80 नंबर का और 20 नंबर होता है प्रैक्टिकल, लेकिन 20 नंबर मिलता नहीं है, किसी किसी बच्चों को मिलता है 20 नंबर, बाद में कि 19 नंबर मिलता है। तो हम मान लेते हैं कि 19 नंबर प्रैक्टिकल का मिलेगा। और जो हमारा 80 नंबर का एग्जाम है उसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछता है 40, क्योंकि मैथ में भी होता है 50-50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्टिव, तो इस तरह सेम 40 ऑब्जेक्टिव और 40 सब्जेक्टिव। तो 40 ऑब्जेक्टिव में आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि आपने क्वेश्चन बैंक मतलब पीवाईक्यू को आप लोग क्लियर किए हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट बाय पार्ट पढ़े हुए हैं, तो आपका साइंस का एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो इसका मतलब 40 में 40 तो कंफर्म मिल जाएगा। साइंस में कुछ क्वेश्चन छूटता कब है, जो सब्जेक्टिव में केमिस्ट्री में छूटता है,
जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा अलग जगह से आ जाता है, वहां छूट सकता है। तो इसलिए मानते हैं कि सब्जेक्टिव में 80 में 75 आ जाएगा, ठीक है, 75 निश्चित आ जाएगा। तो ये केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन जो हमको लगता है वो थोड़ा कहीं से पूछ लेता है, लेकिन बाद में जो क्वेश्चन जितना पूछता है फिजिक्स का पूरा, बायोलॉजी का पूरा, केमिस्ट्री का और भी, वो सब क्वेश्चन पता होता है कि हाँ ये पूछेगा। 75 माने हैं, इसे काटना चाहिए कम नंबर लगे, काटेंगे 5 नंबर, ठीक है। अब इस दोनों को जुड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 94, 94, लेकिन अप्रोक्स इसको हम लोग 95 मान के चलेंगे, 95। कहने का क्या है कि आप साइंस में आपका 95 मार्क्स निश्चित आएगा, अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आप इस पर रह के पढ़ रहे हैं तो निश्चित आएगा। दूसरा हिंदी, देखिए हिंदी में क्या है, हिंदी में तो आपका 98 आ जाएगा मार्क्स, 98 आ जाएगा, लेकिन हम फिर भी लिखेंगे 96। अब 98 कैसे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हिंदी होता है गधांश, गधांश होता है 20 नंबर का, गधांश होता है 20 नंबर का, तो 20 कंफर्म है। जो गधांश में उसमें लिखा है उसमें देख के छाप देना है, समझ के अपना बना देना है, तो 20 नंबर कंफर्म है। ऑब्जेक्टिव होता है 50, वो भी आपका छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदी में ऑब्जेक्टिव पूछता है ग्रामर से और बुक से, तो ग्रामर आपका, व्याकरण आपका क्लियर हो जाएगा और बुक भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में क्लियर करिएगा तो आपका ग्रामर हो जाएगा, व्याकरण हो जाएगा और व्याकरण वाला से पढ़ लीजिएगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 50। और उसमें होता है निबंध 10 नंबर का, निबंध में नंबर छूटता ही नहीं है, कोई दिक्कत होता ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग का 5 मिनट अच्छा से लिख दीजिए और बाद में कैसे भाग दीजिएगा, जो आपको समझ में आ रहा है भाग दीजिएगा, तो नंबर काटेगा ही नहीं, क्योंकि उतना चेक होता भी नहीं हो। दूसरा है आपसे 5 नंबर का पत्र पूछेगा, पत्र, एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में नंबर अगर सजाएगा अपना लिखे तो नंबर कुछ कटता है। आगे है 10 नंबर का, आपसे 5 क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, 5 पीस क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे पूछता है दुगना सबका। देखिए ऑब्जेक्टिव बोले हैं 50, 100 पूछेगा 50 बनाना है, 40 बोले हैं 80 पूछेगा 40 बनाना है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा 10, बनाना 5 होता है, एक का नंबर मिलता है 2, एक क्वेश्चन का नंबर मिलता है 2, तो 10 नंबर का वो हो गया, और फिर एक 5 नंबर का और क्वेश्चन होता है, बड़ा सा क्वेश्चन। तो ये सब पूछता है। देखिए आप अगर गौर कर रहे हो तो आपका गधांश छूटेगा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं, पत्र छूटेगा नहीं, क्वेश्चन आंसर कंफर्म मिल जाता है, क्वेश्चन आंसर इतना पूछता है। और बुक से जब पढ़िएगा तो क्वेश्चन आंसर अपने भाषा में दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए बच्चों को दिक्कत यहाँ होता है और बच्चों को दिक्कत यहाँ होता है। तो पत्र में अगर आप देखिएगा तो पत्र में आप अगर गलती भी लिखे थोड़ा मोड़ा तो आपको 3 नंबर दे देगा कंफर्म, उससे कम नहीं देगा, मतलब उससे ज्यादा नहीं काटेगा। और जो ये वाला क्वेश्चन आंसर इसमें भी 5 मिलता है, लेकिन इसको भी अगर 3 मान ले तो 96 आपका हो जाएगा, 96 आपका हो जाएगा। मतलब हिंदी में इतना तो है कि आपका 96 से कम आने वाला नहीं है, बस चीजों को फॉलो करना होगा, चीजों को पढ़ना होगा। चलिए आगे देखेंगे तो हमारा संस्कृत में सेम हिंदी की तरह 96 आ जाएगा, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में कोई खास अंतर नहीं है, सेम पूछता है, बस थोड़ा लैंग्वेज का अंतर होता है। और देखिएगा तो संस्कृत में भी क्वेश्चन आंसर हिंदी में पूछा जाता है और पूरा सेम है, गधांश पूछता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये पत्र पूछता है, ये अनुच्छेद पूछता है, ये 7 नंबर का अनुवाद पूछता है। मतलब हिंदी में संस्कृत में तो और हिंदी की अपेक्षा इजी ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज हार्ड पड़ता है, उसका आपको प्रेस्टिक अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन संस्कृत में 96 करना कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत आती है SST में, क्योंकि SST में 4 बुक है, ऐसे होता है 5 सेक्टर, आपदा प्रबंधन जोड़ के 5 सेक्टर है, 5 सेक्टर में मात्र 80 नंबर का एग्जाम होता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल में 90 नंबर, 80 नंबर मानेंगे, 18 नंबर मानेंगे, 19 नंबर मानेंगे। लेकिन जो 80 नंबर इसका है उसमें 5 बुक है, बुक 4 है, 5 सेक्टर है, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन। तो दिक्कत बच्चों को यहाँ होती है कि यहाँ नंबर कैसे आएगा। खैर ये जो SST सब्जेक्ट है ये लैंग्वेज का समझिए, भाषा का एक्सरसाइज हो सकता है, मतलब जितना अच्छा सजा के भाषा लिख रहे हो आपको उतना अच्छा नंबर वो देगा। फिर भी आप गौर करेंगे तो इसमें जो आपदा प्रबंधन सेक्टर है वो उसमें से जो क्वेश्चन पूछता है वो पूरा आता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन सेक्टर बहुत छोटा है, उससे पूरा क्वेश्चन रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और बाद बाकी जो है वो चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा बेहतरीन से, मतलब अदरवाइज जो सब्जेक्ट हमारा उससे थोड़ा हार्ड ही पड़ता है। तो इसमें हम 70 नंबर ही मानेंगे, कितना मानेंगे, 70 मानेंगे। अब जोड़ लीजिए 70 ये, और हमारा जो प्रैक्टिकल का है 80 में 70 आ गया, अब प्रैक्टिकल का हमारा 19 जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 70 80 89 नंबर हो गया मेरा लोगों। अब 89 नंबर ये हो गया। अब हम सभी को जोड़ेंगे, समराइज करते हैं कि मेरा 95% 475 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख रहे हैं कि मैथ हमारा 100 है, साइंस में 95, हिंदी में 96, संस्कृत में 96 और SST में 90 है। इन सभी को ऐड करते हैं,
6 6 12 5 17 के साथ हाथ से लगा एक, तो एक 9 1 10, 10 और 9 19, 19 9 28, 28 9 37, 37 के साथ हाथ से लगाती है 4, 477 नंबर है। हम 475 का ही बात किए हैं, तो 475 मतलब 95% लाना कोई बड़ा बात नहीं है। बस आपको चीजों को, कॉन्सेप्टों को और इस 8 रूलों को ध्यान में रखकर पढ़ना पड़ेगा। खैर 8 रूल में जो 8वां रूल हमारा था सेल्फ स्टडी, उस पर एक वीडियो आने वाला है, उस वीडियो को देखिएगा और पहले आप विश्वास कीजिएगा हम अपना नंबर ला सकते हैं। क्योंकि मैथ में 100 में 100 रहना कोई बड़ा बात नहीं होता है। और अभी तो हम देखें कि हमारे 2025 के टॉपर में एक बच्चा हिंदी में 100 में 100 लाया है, जो कि लगता है असंभव सा है, लेकिन वो हिंदी में 100 में 100 ला दिया है। मतलब सब कुछ संभव है, कोई चीज मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, तो आप इतना क्लियर रहिए कि आपका 477 नंबर है, आपको निश्चित तौर पे 475 नंबर आएगा, 95% नंबर आएगा ही। ठीक है, तो हमारा 8 रूल खत्म हो चुका है। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि आपको 8 रूल कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत इसमें है तो आप कमेंट जरूर करें।